नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2019 के चुनावी महासमर में जुबानी बयानबाजी तीखी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी कहकर उन पर निशाना साधा। राहुल ने शाह को हत्या का आरोपी बताया। इससे पहले जबलपुर में राहुल ने अमित शाह पर यह जुबानी हमला किया, उनको हत्या का आरोपी बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या के आरोपी होने का राहुल का हमला। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। वाह, क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है? जादूगर है जय शाह। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। वाह, क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है? जादूगर है जय शाह। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। हम आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से जनसमूह इस रोड के इर्द गिर्द देखा जा सकता है। हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रांची में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो चल रहा है। रांची आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और रांची में जबरदस्त जन अभिवादन, वहां पर समर्थकों का हुजूम। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। और ओपन गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार हैं और सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रांची से सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और जबरदस्त जनसमूह के बीच उनका काफिला आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। दिलचस्प ये तस्वीरें, क्योंकि ये जो एरियल शॉट आप देख रहे हैं इस वक्त रोड शो का, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं वहां पर कितनी जबरदस्त संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब दिखाई दे रहे हैं और एक काफिला प्रधानमंत्री का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि रोड के एक तरफ कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। सुबह उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल में रैली की और अब रांची पहुंच गए प्रधानमंत्री, जहां पर उनका रोड शो चल रहा है। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर 42 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने आज आसनसोल में रैली की। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए पीएम ने यह कहा कि जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। अभिनंदन एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के लिए आसनसोल में रैली करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि ममता बौखला गई हैं और भ्रष्ट कहने पर उनका कष्ट और बढ़ जाता है। स्पीड ब्रेकर दीदी, उनकी ये बौखलाहट चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब
आप देख रहे हैं ना, दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो कष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। भारी भीड़ और उसके उत्साह को देखकर पीएम मोदी कुछ देर तक चुप हुए और उनके अभिवादन को स्वीकार किया। आपका प्यार मंजूर है दोस्तों। पीएम ने कांग्रेस और ममता दोनों पर हमला किया और कहा कि अगर ऑक्शन में प्रधानमंत्री पद मिलता तो दोनों मिलकर लूट करते। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी, ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। तीसरे दौर के मतदान में बंगाल की 5 सीटों पर वोट डाले गए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर से आपको प्रधानमंत्री के रोड शो में लिए चलेंगे। रोड शो दरअसल रांची में प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर जबरदस्त भीड़ इस वक्त है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब सड़क के किनारे बड़ी संख्या में मौजूद और प्रधानमंत्री भी इन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए। दरअसल आसनसोल की रैली के बाद सीधे रांची पहुंचे हैं प्रधानमंत्री इस रोड शो को करने के लिए और ये रोड शो जारी है। अभी सीधी तस्वीरें आप रांची से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो की। खुली गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए। रांची में चल रहा है प्रधानमंत्री का ये रोड शो और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं सीधे रांची की है, जहां पर मुख्य सड़क से गुजरकर प्रधानमंत्री का काफिला और उनके इर्द गिर्द सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में मतदान करने के लिए पहुंचे और मतदान से पहले पीएम ने अपनी मां से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपनी ही स्टाइल में बूथ तक पहुंचे। मतदान वहां पर किया, लेकिन कांग्रेस ने पीएम के बयान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि पीएम मोदी आदतन नियम तोड़ते हैं। राजनीति करने का ये मोदी स्टाइल है। किसी सामान्य से कार्यक्रम को इवेंट में बदल देने का गुर मोदी जानते हैं। तभी तो चुनाव था गुजरात की सभी 26 सीटों पर, मगर चर्चा मोदी की हो रही है। और ये चर्चा क्यों हुई वो देखिए। दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री सीधे अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंच गए। मां के पैर छुए, मां ने मोदी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने मां को और मां ने पीएम मोदी को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी को मां हीराबेन ने शुभ कलश, अंगवस्त्र और नेग दिया। मां का आशीर्वाद लेकर मोदी निकल पड़े गांधीनगर के रानी क्षेत्र के उस मतदान केंद्र की ओर जहां मोदी को वोट डालना था। खुली जीप में मोदी निकले तो रास्ते में दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया। मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बूथ तक पहुंचे। सामान्य मतदाता की तरह लाइन में लगे और मतदान किया। यहाँ पे वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उंगली पे लगा जो साइन का निशान है वो उन्होंने दिखाया और यहाँ से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़े और चलते चलते आगे गए हैं। मतदान करके वापस लौटे तो पीएम ने क्या कहा, सुनिए।
जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। प्रधानमंत्री ने लोगों को वोटर आईडी की शक्ति भी समझाई। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईडी होता है और लोकतंत्र का सत्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी इसी खुली जीभ से लोगों को संबोधित किया। यही बात विपक्ष को खटक गई। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कि आज उनके चुनाव के बाद अपने वोट को दिखाकर इतने लंबे जुलूस में निकले, वो भाषण दिए, राजनीतिक वक्तव्य दिए, इससे ज्यादा घोर, बड़ा स्पष्ट, पारदर्शी उल्लंघन आदर्श संहिता का कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने गांधीनगर में मतदान किया और निकल पड़े बंगाल में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करने। आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और इसी तीसरे चरण में इन सभी सीटों पर मतदान हुए हैं। इस बार गांधीनगर से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 2019 के चुनावी समर को जीत लेने के लिए बीजेपी की ओर से फिल्मी सितारों की पलटन उतरी है। आज बीजेपी ने गायक हंसराज हंस और सनी देओल को भी बीजेपी में शामिल कर लिया। ये बीजेपी की सियासत में जीत का सुर साधने के लिए दिल्ली में आ गए हैं हंसराज हंस। फिल्मी दुनिया में अपने डायलॉग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सनी देओल अब बीजेपी में सियासी डायलॉग मारेंगे। क्रिकेट की पिच पर विरोधी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी के सलामी बल्लेबाज के तौर पर ओपनिंग कर चुके हैं। ये तीन स्टार बीजेपी की नैया पार करने के लिए बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। सनी देओल आज बीजेपी में शामिल हुए। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि सनी देओल दिवंगत विनोद खन्ना की सीट गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। सनी देओल पंजाब में विरोधियों को अपने अंदाज से चित करने के लिए तैयार हैं, तो दिल्ली में संगीत की दुनिया से सियासत के आंगन में पहुंचे हंसराज हंस हैं। हंसराज हंस उत्तर पश्चिम से उदित राज की जगह चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी में शामिल होते ही हंसराज हंस ने आज पर्चा भर दिया। संगीत में भी सेवा है, खिदमत है, लोगों की, अवाम की, अपने लोगों की। तो असली सेवा सियासत में ही शुरू होती है। संगीत में स्टारडम होता है, तो हम तो कोशिश की कि संगीत में भी फकीरी करें, अब सियासत में भी फकीरों की तरह जाएंगे। मेरा ये फायदा होगा कि मैं हर शख्स के लिए अवेलेबल होऊंगा। तीसरे स्टार गौतम है, जो जीत के लिए गंभीर है। देखिए, बहुत एक्साइटेड हूँ और कोशिश करूंगा कि जो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा उसको पूरा करूं और जो 5 साल से प्रोग्रेस हुई है उसको आगे लेके जाऊं। बीजेपी सितारों को राजनीति की जमीन पर ले आई है। बीजेपी को भरोसा है कि फिल्मी सितारों की बदौलत वो अब की लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करेगी। शायद इसीलिए बीजेपी ने इसके पहले भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के स्टार रवि किशन को गोरखपुर से मैदान में उतारा है। उपचुनाव में आपकी पार्टी को हार भी मिली थी, ऐसे में कितना देखते हैं आप? गठबंधन स्वाहा, ये स्वार्थी गठबंधन स्वाहा, ये सब लोग अपना अस्तित्व खोजेंगे 23 मई के बाद। आप कांग्रेस में थे और अब की बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। जीवन में आप भी गलती किए हैं, कभी हम भी किए हैं। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, पूरब में भोजपुरी संगीत के सुपरस्टार बने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव के सामने चुनावी समर में उतरे हैं। जे ना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए
चाहे परान जाए नहीं बढ़ल कदम पिछुआला। देखना दिलचस्प होगा कि संगीत, अदाकारी और क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा देने वाले ये स्टार राजनीति के कैनवास पर कैसी तस्वीर बनाते हैं। आज तक ब्यूरो। तो तीसरे दौर में 6 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, इससे जुड़े आंकड़े आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन अपडेट है ये। 117 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, जहां करीब 79% वोट डाले गए। त्रिपुरा में 78%, असम में 74% वोटिंग हुई। बिहार और यूपी में वोटिंग सुस्त रही। राहुल गांधी और अमित शाह समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आधी से ज्यादा सीटों पर आज मतदान पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बंपर 79% मतदान हुआ है। तो आंकड़े अब आ चुके हैं 6 बजे तक कितने फीसदी मतदान कहां पर। 78% त्रिपुरा में, बिहार यूपी में फीका रहा मतदान। यहां पर लगभग बिहार में 59%, यूपी में 56.57% वोट पड़े। तेरह राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह और केरल के वायनाड से राहुल गांधी जैसे दिग्गजों की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो गई। रामपुर में आजम खान के मुकाबले जयाप्रदा पर लोगों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व में सियासी दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुजरात के गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग, उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। वहीं सैफई में मुलायम सिंह यादव का लगभग पूरा कुनबा एक कर वोट डालने पहुंचा। मुलायम, अखिलेश, डिम्पल, रामगोपाल और अक्षय यादव वोट डालने पहुंचे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये देश की दिशा को भी तय करेगा और आने वाला समय कैसा होगा उसकी भी राह तय करेगा। महागठबंधन आपको हिसाब से कितना सफल होगा इस बार आप लोग? मैं समझती हूँ महागठबंधन एक मजबूत, लोगों के पास एक मजबूत अब ऑप्शन है और मैं लोग ज्यादा से ज्यादा महागठबंधन को ही वोट करेंगे। अलग अलग राज्यों की बात करें तो शाम 5 बजे तक सबसे भारी मतदान बंगाल में हुआ, जहां 73% वोट डाले जा चुके थे। त्रिपुरा में 68% तक मतदान हो चुका था। वहीं असम और गोवा में करीब 65% वोटर मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। बिहार और कर्नाटक में मतदान सुस्त रहा, जबकि सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ, जहां से महबूबा मुफ्ती मैदान में है। यहाँ 11% मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान में ईवीएम खराब होने से लेकर प्रधानमंत्री की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसी शिकायतें आई हैं। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा को छोड़ दें तो पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व शांति और उत्साह के साथ मनाया गया। आज तक ब्यूरो। तो 117 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। यूं तो सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ, मगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बमबारी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ममता बनर्जी के गढ़ में कानून व्यवस्था को बारूद से धुआं धुआं कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। ममता बनर्जी के गढ़ में दिन दहाड़े खुलेआम बमबारी की ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था धूल फांक रही है। ममता बनर्जी के गढ़ में अपराधियों का बोलबाला कितना बुलंद है और ममता बनर्जी का इकबाल कितना ढहा है, उसकी तस्वीरें हैं ये। लोकतंत्र के महकते पर्व को बारूद की गंध में तब्दील कर देने का कायराना प्रयास हुआ है। देखिए, लहलहाते खेतों के बीच कुछ नकाबपोश हाजिर होते हैं। इनके हाथ में देसी बम है। इनमें से ये बम फेंकता है और हवाओं में खुल जाता है बारूद। धमाके की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। मुर्शिदाबाद में तीसरे चरण का मतदान चल रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक बमबारी हो गई। इन नकाबपोशों ने बम मारा और भाग गए। इस बमबारी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कांग्रेस की माने तो उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बमबारी दहशत मचाने के इरादे से की गई ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। बम मारकर लोग भाग गए तो टीएमसी नेता हाजिर हुए, ये पता नहीं कि बमबारी वाम दलों के समर्थकों ने की।
सीपीएम कांग्रेस का, उन्होंने देखा जो यहाँ पे उन लोगों का वोट नहीं है, इसलिए सुबह सुबह आके बॉम्बिंग किया यहाँ पे। बमबारी के बाद मुर्शिदाबाद के सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। हम लोग इस वक्त डोमकौल म्यूनिसिपैलिटी के 7 नंबर वार्ड में हैं, जहां पे सुबह आज यहां पे कुछ हिंसा की खबर आ रही थी। इस वक्त क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, लोग जो है बाहर खड़े हैं लाइन में और वोट देने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं बूथ के बाहर इस वक्त जो सेंट्रल फोर्स है वो तैनात है और उसके साथ साथ स्टेट पुलिस पर्सनल भी अंदर डिप्लॉयड है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा में भी जबरदस्त झड़प की खबर आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुए हैं, लेकिन चुनावी हिंसा यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन राजनीतिक हत्याएं होती रहती हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तो इन हिंसाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं और दूसरा ये कि इन हिंसा में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता भी बराबर के हिस्सेदार हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी झड़प की खबर आई। यहाँ पोलिंग बूथ पर अफसर के साथ झड़प हुई। मुर्शिदाबाद से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। आज 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। हर राउंड में बम्पर वोटिंग चुनाव को लेकर लोगों के जोश की गवाही दे रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने आज भी ईवीएम पर सवाल उठाए। तीन चरणों का मतदान पूरा हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटरों का जोश पूरे उफान पर है। उसकी गवाही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइनें दे रही हैं। 3 चरणों में 300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन धुआंधार वोटिंग के बीच विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। सैफई में परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर वोटिंग मशीनों को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस समय ये कहा था कि मशीन में गर्मी ज्यादा है इसलिए मशीन खराब हो रही है। अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। रामपुर में है और इसी तरह बदायूं में तो प्रशासन और मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं। अखिलेश की पार्टी की ओर से रामपुर से भी सवाल दागे गए। आजम खान के बेटे ने रामपुर में 300 ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। वहीं प्रशासन ने आजम खान के बेटे की शिकायत को खारिज कर दिया। तो बिहार के कुछ इलाकों में भी ईवीएम के दुरुस्त न होने की शिकायतें आई। मैं भी कतार में ही खड़ा हूँ आके, और मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द ईवीएम ठीक हो। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। केरल से कांग्रेस के शशि थरूर ने कमान पर तीर चढ़ाया। Election machine malfunctioning is a perfectly acceptable, normal, mechanical issue. It seems very odd that every time there is a report of malfunctioning, whether from Kanyakumari last week, from Chovara and Thiruvananthapuram today, and some of the other places, Meerut, Mathura, there have been a number of such allegations. Every time the malfunction only seems to be in the favor of one party, the same party. That is a bit concerning. आगे बढ़ेंगे। राफेल डील मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया है और इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल की तय हुई। हालांकि राहुल को अवमानना मामले में 30 अप्रैल को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई। आपने कहा था कि आप चौकीदार बनना चाहते हो, मगर आप चौकीदार नहीं बने। चौकीदार ये है सच्चाई चौकीदार की। चौकीदार चोर वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल के सुप्रीम कोर्ट में बयान पर खेद जताने के बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। उनकी ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। राहुल गांधी ने माना है कि उनका बयान गलत था। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश को नहीं देखा था। राहुल ने अपने बयान में सिर्फ खेद जताया है, वो भी एक लाइन के ब्रैकेट में। उन्होंने माफी नहीं मांगी है। मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अदालत ने अपने आदेश में प्रधानमंत्री, मोदी या चौकीदार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चौकीदार कौन है। जवाब मोदी से लेकर राष्ट्रवाद तक, इंदिरा नेहरू से लेकर भ्रष्टाचार तक, प्रियंका वाड्रा से बात किया हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने।
कांग्रेस कार्यकर्ता जिसको अपना तुरुप का इक्का मानते हैं वो सियासत में उतर चुकी हैं। जी हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वो आज तक पर मौजूद है। प्रियंका जी, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश का चुनावी एजेंडा राष्ट्रवाद है और देशभक्ति है। कांग्रेस तो पाकिस्तान के एजेंडे पर चलना चाहती है, कांग्रेस तो वोट भक्ति करती है खाली। देखिए, चुनाव में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में कहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कांग्रेस और सोनिया गांधी ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। जवाब है? तो जो इंसान जैसा होता है अंदर से, उसे दूसरों में यही दिखता है। तो जो इंसान अंदर से नेक होता है उसमें उसे वो दूसरों को देख के उसे नेकी दिखती है, और जो इंसान अंदर से साफ नहीं होते वो ऐसा ही दूसरों में देखते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी बनारस से भी लड़ने। अच्छा, एक आखिरी सवाल में कि जिस तरीके से 3 आपने बोला था, तो ये थी प्रियंका गांधी जिन्होंने कहा था कि 2 सवाल, तो 2 ही सवाल उन्होंने का जवाब दिया उन्होंने। और इस वक्त रायबरेली अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए लौट गई हैं। इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी, फुर्सतगंज, अमेठी से कैमरामैन महेश मोरे के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।